जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम इडोटेरिया का बिहार का तथ्य संग्रह जो बुक है इसके चैप्टर 2 पे चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 का चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। पहला चैप्टर में बिहार का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा किए हुए थे। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, बिहार दूसरा चैप्टर बिहार का इतिहास है। बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार है, मध्यकालीन बिहार है और आधुनिक बिहार है। दूसरा चैप्टर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं बिहार का इतिहास। देखिए, बिहार का इतिहास इसमें प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, बात करें प्राचीन बिहार के बारे में तो इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी जो है बिहार से रिलेटेड है। इसके प्राचीन इतिहास में हम इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, प्राचीन बिहार का जो इतिहास का स्रोत जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो है जो हम खुदाई खुदाई से जो सामान मिलता है। उसके बाद आपका जो मतलब मूर्ति हो गया, मनका हो गया, सिक्का हो गया और पहले का जो स्मारक होता है वो सब पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। साहित्यिक स्रोत में हो जाता है आपका जैसे रामायण, महाभारत, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो गया। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। ये सब साहित्यिक स्रोत में आ जाता है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत जान देखते हैं ये क्या है। देखिए, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चारंद, चिरांद, चिरांद मतलब सारण है, इसको जरूर याद रखिएगा। चिरांद पूछा जाता है किस जिले में है। उसके बाद चेचर जो वैशाली जिले में है, मनेर जो पटना जिले में है एवं सोनपुर जो सारण जिले से तम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभंड प्राप्त हुए हैं। इन सब जगह से जो है तम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभंड प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये आपका लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये तीनों जगह जरूर ध्यान में रखिएगा, मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है आपका बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं आप जानते हैं अशोक के द्वारा बनाया गया था आजीविका संप्रदाय के लिए। दूसरा है राजगीर, तीसरा है नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला आदि से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त स्मारक प्राप्त हुए हैं। चौथा है आपका खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। ये सभी जो है ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो बिहार के बारे में जानकारी हमें मिलती है इन सब जगहों से। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जो अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद जो है अतिरिक्त यात्रियों का विवरण जैसे मेगास्थनीज का इंडिका। एक क्वेश्चन है कि आपका पहले वीडियो हम बताए हुए थे मेगास्थनीज बिहार में कब से मतलब पाटलिपुत्रा या मौर्य शासन में कब से कब तक रहा था। तो पहले वीडियो में ये चीज बताए हुए थे 304 से 299 तक, 298 या 99 तक रहा था। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। फाइयान हो गया, इत्सिंग हो गया, वैनसोंग हो गया कि यात्रा का वृत्तांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा। एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। देखिए, सबसे पहले आता है जब बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो पाषाण काल के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए, पाषाण काल का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे जो है हथियार के रूप में पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो उसे पाषाण काल कहते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण मतलब पत्थर के उपयोग किए जाने वाले काल को जो है पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, सबसे पहले है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल। देखिए पुरापाषाण काल में जो है ये इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रह था। आखेटक का क्या मतलब हुआ? शिकार करना। पूछा जाता है आखेटक का क्या मतलब? शिकार करना। इस काल में जो है मानव शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। इस कहाँ पुरापाषाण काल में? जो देखिए दक्षिण बिहार, जब बिहार का आप मैप बनाते हैं तो दक्षिण बिहार इधर हो गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के हैं। 1 लाख ईसा पूर्व के जो हैं ये अवशेष जो प्राप्त हुए 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो है आपका, इस काल में मानव आखेटक मतलब शिकार तो करता था, फिर खाद्य संग्रह भी करता था और साथ में जो है पशुपालन भी करना सीख गया था। मध्यपाषाण काल में मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, कुत्ता को पहला पालतू पशु किस काल में बनाया गया था? तो मध्यपाषाण काल में। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुंगेर से। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। मतलब देखिए सबसे पहला हम देखिए पुरापाषाण काल में जो है मानव आखेट और मतलब शिकारी होते थे और खाद्य संग्रहक होते थे। जब मध्यपाषाण काल में आए तो आखेटक तो शिकारी तो होते थे, उसके बाद खाद्य संग्रह भी होते थे। उसके बाद तीसरा जुड़ गया था, पशुपालन करना सीख गए थे। जब नवपाषाण काल आते हैं तो यहाँ मानव खाद्य उत्पादक बन जाते हैं। खाद्य उत्पादक मतलब कि फसलों को उगाना, उसको रोकना, उसको उपयोग अपने खाने के उपयोग में लाने के लिए तैयार हो गया था। देखिए इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगे थे। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में अवशेष, नवपाषाण काल के जो अवशेष है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं। चिरांद, ये याद रखिएगा नवपाषाण काल की बस्तियां हैं। चिरांद जो सारण जिले में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चिरांद किस जिले में है? तो सारण में। चेचर आपका वैशाली में है, मनेर पटना में, सोनवार रोहतास में है। से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तब आगे आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण मतलब तांबे का उपयोग का जो काल होता है वो ताम्रपाषाण काल कहलाता है। देखिए चिरांद तो हम बताए हुए थे कि आपका सारण में है। सोनपुर जो है ये भी आपका पटना के आसपास का क्षेत्र है। तराडी हो गया, चेचर हो गया, मनेर हो गया, सोनवार हो गया आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। देखिए 3 देख लिए आपका पाषाण काल का, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। एक आता है ताम्रपाषाण काल, इसका भी देख लिए। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता। अब आते हैं कि वैदिक काल में। वैदिक काल जो है इसमें आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को जो क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। और वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले याद रखिएगा वैदिक सभ्यता कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो है काल, टाइम पीरियड, ये वैदिक सभ्यता कहलाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का बीच का काल है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का। देखिए पूर्व वैदिक काल का जो है प्रमाण बिहार से नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक का प्रमाण बिहार से मिलता है। वही है, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वही है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र से नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में 800 ईसा पूर्व की रचना है, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। देखिए शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने किया था? तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा किया गया था। याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा ये रचना किया गया शतपथ ब्राह्मण। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तो विदेह की चर्चा जो की गई है शतपथ ब्राह्मण में, ये आपका तिरहुत मिथिला क्षेत्र को है दर्शाता है। ऋग्वेद को
ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वरत्यज शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को जो है अपवित्र प्रदेश कहा गया है। देखिए आगे, उसके बाद पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब 16 महाजनपद पढ़ते हैं, इसमें से 16 में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में स्थित था। कौन कौन? वज्जी या लिच्छवी महाजनपद, मगध हो गया और अंग हो गया। बाद में मगध जो है ये सारे महाजनपद का प्रधान हो जाता है। तब हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। आइए पहले महाजनपद काल को देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र थे। कबीले के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीले का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। पहले जन होता था, बहुत सारे जन होते थे, तो बहुत सारे जन जो जो विकसित जन था वो बहुत सारे जन को जीत लेते थे राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो वो जनपद कहलाए। और जनपद जो है, जब जनपद हुआ तो जनपद भी बहुत सारे जनपद को जीत लेते, तो वो महाजनपद कहलाए। तो महाजनपद जो है ये 16 महाजनपद है, वही यहाँ पे कहा गया है। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था, और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का प्रमाण मिलता है। कौन सा था? अस्मक जनपद, दक्षिण भारत में। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। देखिए, छठी शताब्दी, ये ध्यान में रखिएगा, छठी शताब्दी मतलब 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है ये आपको छठी शताब्दी हो गया ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, मतलब छठी शताब्दी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें से जो महाजनपद की जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, और एक याद रखिए पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये भी याद रखिए पाणिनि का अष्टाध्यायी, इससे भी हमें जनपद काल की जानकारी मिलती है। सूत्र में 16 महाजनपदों का जानकारी मिलती है। तो अब आइए देखते हैं एक एक 16 महाजनपद। देखिए, क्रम संख्या, इधर क्रम दिया हुआ है, इधर महाजनपद है, इसकी राजधानी है और किस क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे पहले मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी पहले गिरिवत थी, बाद में राजगिरिवत को बनाया गया। ये बिहार में फैला हुआ था, बिहार के पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में। दूसरा है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये भी बिहार में ही था, और इसका क्षेत्र विस्तार जो भूगोल भागलपुर और मुंगेर था। तीसरा है वज्जी संघ। वज्जी संघ महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ये भी बिहार में ही था, इसका क्षेत्र जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर था। काशी महाजनपद, ये काशी की राजधानी वाराणसी थी और ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी जिले में। कौशल महाजनपद, ये श्रावस्ती में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। मल महाजनपद कुशीनगर में राजधानी हो गया, उत्तर प्रदेश में था, देवरिया जिला में। वत्स महाजनपद, ये कौशाम्बी है, उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज इसका क्षेत्र हो गया। उसके बाद कुरु महाजनपद जो है आपका ये इंद्रप्रस्थ राजधानी हो गया और दिल्ली क्षेत्र में इसका क्षेत्र विस्तार दिल्ली क्षेत्र था। पंचाल की राजधानी अहिछत्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उसमें उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं क्षेत्र में ये फैला हुआ था। सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी और ये उत्तर प्रदेश में मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। चेदी महाजनपद, ये सुक्तिमती इसकी राजधानी हो गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का वो भी ग्वालियर के क्षेत्र में। अवंती महाजनपद की राजधानी पहले उज्जैन थी, उत्तर में उज्जैन थी और दक्षिण में महिष्मती थी, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य महाजनपद, ये आपका राजधानी विराटनगर हो गया, राजस्थान जयपुर में फैला हुआ था। और ये अस्मक महाजनपद जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, लगभग नहीं तो सभी महाजनपद जब भारत का मैप बनाते हैं तो इस तरह से, एक मिनट, जब भारत का मैप बनाते हैं तो इस तरह से, तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत, एक महाजनपद जो था आपका सिर्फ अस्मक जो दक्षिण भारत में था, इसको जरूर ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, तो अस्मक याद रखेगा, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। और ये महाराष्ट्र तेलंगाना के क्षेत्र में फैला हुआ था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में फैला हुआ था। गंधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ था। यदि पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा महाजनपद किस राज्य में था, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, और
बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 3 महाजनपद थे। और बिहार मतलब भारत से बाहर कितना महाजनपद थे? तो 2, कम्बोज और कंधार। और दक्षिण में जो महाजनपद था उसका क्या नाम था? असमक। इन सब क्वेश्चनों को जरूर याद रखिए, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। देखिए 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था। कौन कौन सा? वज्जी, मगध और अंग। ये 3 महाजनपद जो है बिहार में फैला हुआ था। वज्जी या लिच्छवी कह सकते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। मगध महाजनपद की राजगिरी या गिरिबस थी। ये पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में फैला हुआ था। अंग महाजनपद जो है चंपा राजधानी थी, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए वज्जी संघ महाजनपद, ये इंपॉर्टेंट है। वज्जी संघ महाजनपद, देखिए वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ, जिसे अठकुल था, अठकुल कहा जाता था। 8 राज्यों का संघ होता था, जिसमें वज्जी हो गया, लिच्छवी हो गया, ज्ञात्रिक हो गया, विदेह हो गया, उग्र हो गया, भोग हो गया, कुरु हो गया तथा इक्ष्वाकु हो गया। इस संघ के 8 जनपद थे। इस वज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध जनपद जो था वो लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। पूछा जाएगा लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल राय ने की थी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व का प्रथम गणतंत्र जनपद जो है या गणतंत्र की संज्ञा जो दी जाती है, वज्जी संघ या लिच्छवी संघ को दी जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए उसके बाद मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो है इसके बारे में देखते हैं। देखिए मगध महाजनपद, ये जब बिहार का मैप बनाते हैं तो इस क्षेत्र में मगध महाजनपद है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका पटना यहाँ पे आसपास है। पटना के दक्षिणी और आपका गया के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र जो है मगध महाजनपद कहलाता था। बाद में इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया और पूरा मतलब क्षेत्र विस्तार में मगध साम्राज्य की स्थापना की। और मगध साम्राज्य की स्थापना में 3 वंश का प्रमुख योगदान था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मगध को मगध साम्राज्य बनाने में। देखिए मगध महाजनपद जो है, मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवरत या राजगिरी थी। ये 5 पहाड़ियों, पूछा जाता है मगध महाजनपद जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्या क्या नाम था? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। वही जो पटना यहाँ पे आसपास है, इसके दक्षिणी भाग और गया क्षेत्र के आसपास में पूरा क्षेत्र मगध महाजनपद कहलाता था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिलता है। काफी बार पूछा भी गया है, मगध या अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। देखिए अंग महाजनपद, बात करें अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी आपका चंपा थी। ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, अंग को मगध में मिला लिया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद आगे जो है मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे पूरा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाला वीडियो में आपको मगध का उत्कर्ष एवं राजवंश के बारे में पूरा बता देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।